हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम आज करने वाले हैं यूपी टीईटी के 30 क्वेश्चन जो कि ईवीएस से संबंधित हैं। तो जितने लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा गुण ऐसा है जो पादपों में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्सर्जी तंत्र, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है प्रजनन और चौथा है श्वसन। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा गुण है जो पादपों में नहीं पाया जाता है। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। और जितने लोग क्लास को इस समय देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं यानी उत्सर्जित तंत्र, इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? उत्सर्जित तंत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है। आपको बताना है नर पुष्प और स्त्री पुष्प को यानी दोनों को जो जन्म देता है वह पादप क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, बी है कलिंगाश्रयी, सी है उभयलिंगीश्रयी और डी है एक संगमनी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, द्विलिंगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है हरित सब्जी और चौथा ऑप्शन है पशु का मांस। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। क्या होता है? कवक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मटर पौधा है। मटर का पौधा क्या है? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। मटर पौधा क्या है? इनमें से शाक है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? आपके एग्जाम में पिछले साल की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी से संबंधित कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन बायो से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम पूछे जाने की काफ़ी संभावना इन क्वेश्चनों की है। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिए और सेशन को शेयर करते चलिए साथ साथ में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मटर का पौधा क्या होता है? शाक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शाक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वीबियो कोलोरी, दूसरा ऑप्शन है बेसिल्स एंथ्रेसिस और तीसरा ऑप्शन है एशरिकिया कोली और चौथा ऑप्शन है कोरिने बैक्टीरियम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा होता है? वो होता है एशरिकिया कोली। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एशरिकिया कोली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है माइक्रोसोम, तीसरा है मीसोसोम और चौथा ऑप्शन है एपिसोम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं मीसोसोम। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ऑप्शन नंबर 1 है भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर 2 है जल से, ऑप्शन नंबर 3 धातुओं के ऑक्साइड से और ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी से। तो आपको बताना है कि हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन इनमें से कहाँ से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए। क्या होगा क्या सही आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से आती है? जल से आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है रात्रि के समय, प्रातःकाल के समय, संध्या काल में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए सभी लोग, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कब रुक जाता है। रात्रि के समय रुकता है, प्रातःकाल के समय या फिर संध्या के समय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है रात्रि के समय। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन के मध्य सामान्य पथ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन के मध्य सामान्य पथ होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रेब्स चक्र, दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस और तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजिनेसिस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सीमा कारकों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सीमा कारकों का नियम किसने प्रतिपादित किया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया केल्विन ने, दूसरा है ब्लैकमैन ने, तीसरा ऑप्शन है लीबिग और चौथा ऑप्शन है आर्नन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। सीमा कारकों का नियम जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था ब्लैकमैन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ब्लैकमैन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि। आपको बताना है कि जो हार्मोन्स होते हैं विकार से किस प्रकार से भिन्न है। पहला ऑप्शन है हार्मोन्स केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, दूसरा है हार्मोन्स केवल पौधों में पाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते हैं, और चौथा ऑप्शन है हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर प्रोटीन और वसा दोनों चीज़ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है नारियल में, दूसरा है मूंगफली में, तीसरा है सोयाबीन में, और चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी में। इन चारों में से आप लोगों को आंसर करना है ऐसी कौन सी वो चीज़ें जिनमें प्रोटीन एवं वसा दोनों चीज़ पाई जाती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूंगफली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती, और चौथा ऑप्शन है पुष्प। तो आप लोगों ने पुदीना देखा भी होगा और पुदीना की चटनी भी खाई होगी। तो आपको बताना है कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा सही। किसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा तेल? तो पाया जाता है पत्ती में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो समुद्री पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषी वो कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 20 से 30 मीटर की गहराई में, दूसरा 80 से 200 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 980 से 1000 मीटर, और चौथा ऑप्शन है 1800 से 2000 मीटर। तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 20 से 30 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सर्पों की विषग्रंथियाँ किस समांग हैं। आपको बताना है सर्पों की विषग्रंथियाँ किसकी समांग हैं। पहला ऑप्शन है मछलियों के विद्युत अंग, दूसरा ऑप्शन है रे मछलियों के दंश, तीसरा ऑप्शन है स्तनियों की वसा ग्रंथियाँ, और चौथा ऑप्शन है कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथियाँ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्पों की विषग्रंथियाँ रे मछलियों के दंश के समांग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रे मछलियों के दंश। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं। ये आपको समूह दिए गए नीचे, इनमें आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सारे के सारे द्विलिंगी जंतु हैं। पहला ऑप्शन है एस्केरिस हाइड्रा और फेरेटिमा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा मानव और जोंक, तीसरा ऑप्शन है फीताक्रम टोड और तारामीन, और चौथा ऑप्शन है जोंक हाइड्रा और फीताक्रम। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सबके सब द्विलिंगी जंतु हों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? जोंक हाइड्रा और फीताक्रम जो है ये द्विलिंगी जंतु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा जोंक हाइड्रा और फीताक्रम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? संघ प्लेटी हेलमिंथीज का एक उदाहरण है। संघ प्लेटी हेलमिंथीज का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है सिस्टमोसोमा। क्या है? सिस्टमोसोमा। दूसरा ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, और चौथा ऑप्शन है वूचिरेरिया। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सिस्टोसोमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सिस्टोसोमा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है प्राचीनतम विलुप्त सरीसृपों जैसे न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहलाने वाला सरीसृप है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। प्राचीन विलुप्त सरीसृपों जैसे न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहलाने वाला सरीसृप कौन सा है।
तो इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए क्या हो जाएगा सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा स्फिनोडान, क्या हो जाएगा स्फिनोडान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, आपको बताना है ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है। पहला ऑप्शन है स्टार्च का, दूसरा ऑप्शन है सुक्रोज का, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज का और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज का। तो बताइए ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है ग्लैक्टोज और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका होता है ग्लूकोज का, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा ग्लूकोज। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है सोडियम, तीसरा है फास्फोरस और चौथा है कैल्शियम। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्तनियों की त्वचा में, ऑप्शन नंबर बी है कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में, ऑप्शन नंबर सी है पेड़ों की छाल में और ऑप्शन नंबर डी है मछलियों के अंतः कंकाल में। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह पाया जाता है कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है काइटिन। अगला क्वेश्चन है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंजाइमों, बी है वसीय अम्लों, सी है न्यूक्लिक अम्लों और डी है अमीनो अम्ल। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा अमीनो अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व की ओर किस प्रकार होता है। आपको बताना है स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व की ओर किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है 2 इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 पीमोलर होते हैं तथा 3 मोलार होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1 कैनाइन, दूसरा होता है 1 होता है इंसाइजर और 3 होते हैं पोलोमर, 3 होते हैं मोलार। तीसरा ऑप्शन है 2 होते हैं इंसाइजर, 2 होते हैं कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर तथा 2 होते हैं मोलर। आगे है 1 होता है इंसाइजर, 1 होता है कैनाइन और 3 होते हैं प्रीमोलर तथा 3 होते हैं मोलर। तो आपको बताना है कि स्थायी दांतों का क्रम नीचे दिए गए ऑप्शनों में से पार्श्व की ओर किस प्रकार होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार का होता है, 2 इंसाइजर होते हैं, 1 होता है कैनाइन और 2 होते हैं प्रीमोलर तथा 3 होते हैं मोलर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा 120 दिन और चौथा ऑप्शन है 150 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सभी को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सही आंसर निकले आपका, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु होती है 120 दिन। क्या कितनी होती है 120 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है। आपको बताना है, पहला है फास्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है अमीनो अम्ल और चौथा है लौह तत्व। तो बताइए ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ग्लोबिन का विघटन होता है अमीनो अम्ल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। क्या बताना है कि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है नाड़ी दाब, दूसरा है सिरा दाब, तीसरा है धमनियाँ और चौथा ऑप्शन है फुसफुसी दाब। तो सभी लोग आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा इसको जाना जाता है नाड़ी दाब के नाम से। किसके नाड़ी दाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। पहला है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है प्लीहा और चौथा है लसिका पर्व। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त जो है वो भंडारित रहता है जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा में जो रक्त होता है वो भंडारित रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, एरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है। एरेक्टर पिलाई पेशियों का
शीतलन किसके द्वारा होता है? तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? परानुकंपी तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। सभी को इसका आंसर करना है कि उल्लू रात में स्वच्छंद क्यों उड़ते हैं। पहला ऑप्शन है रेटिना में केवल शलाकाएं होती हैं, दूसरा ऑप्शन है समंजनीय पुतली होती है, तीसरा ऑप्शन है रेटिना में केवल शंकु होते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको बताना है कि उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेटिना में केवल शलाकाएं होते हैं इसीलिए लोग रात में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेटिना में केवल शलाकाएं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है वृषण में, 2 अंडाशय में, और 3 है गन्याशय में, और 4 है यकृत में। तो बताइए शुक्राणुओं का निर्माण इनमें से कहाँ पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर होता है? वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण, वृषण। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारी आज की क्लास। हमने आज किए हैं अपने 30 क्वेश्चंस जो कि हमारे बायोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने जानने वाले लोगों के पास में इसको जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।